हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस कार्यक्रम में आज आपका स्वागत करते हुए मैं आपको ये याद दिला दूं कि आज का कार्यक्रम लाइव है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं वो विचार जिन्होंने आपको छुआ तब जब आपने ये खबर पढ़ी, सुनी या देखी, जिसमें आपको अमेरिका से गए हुए एक युवा पत्रकार को बेदर्दी से, अमानवीय ढंग से मारे जाने का वीडियो YouTube के द्वारा किसी ने पहुंचाया होगा। हम कहां पहुंच गए, कहां खो गई है हमारे अंदर की संवेदना, मानवीयता को क्या हो रहा है? क्या अगर दूसरा मनुष्य उस समूह से संबंधित नहीं है जिस समूह से मैं संबंधित हूं, अपने मजहब, अपने धर्म के कारण या अपनी भाषा, अपने देश के कारण, तो क्या उसके अंदर जो प्राण है वो मुझसे अलग हो जाता है? इस तरह के सवाल हमारे लिए बहुत लाजमी है। हम किस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं अपनी दुनिया को? जब इस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो न केवल हमें ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं, याद आती हैं जिसमें कहीं किसी निर्दोष की, निरपराध की हत्या हुई होती है, बल्कि हमें यह भी देखने को मिलता है कि कुल मिला के जो शक्ति का समीकरण है विभिन्न देशों के बीच में, वो किस तरह से स्थापित हो रहा है। अमेरिका की क्या स्थिति है आज के विश्व में, और ये नई शक्ति के केंद्र हैं या हाशिए पर रहने वाले हैं। इस्लामिक स्टेट के नाम से इराक और सीरिया जिस तरह से उभर कर आए हैं, ये काला झंडा लेकर चलने वाले लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, और जो कुछ वो कर रहे हैं जिसके द्वारा बार बार खुले तौर पर वो ये विज्ञापित कर रहे हैं कि उनका उस तरह की सभ्यता में, उस तरह की मानवता में विश्वास नहीं है जिसको हम अपने युग की सामान्य करेंसी समझ रहे हैं। द वर्ल्ड आफ्टर हिम, रिमेंबरिंग जिम फॉले, दैट इज द थीम विद व्हिच वी थॉट विल create a forum where you can say something that you felt when somebody sent that horrifying image where this innocent US journalist was being killed. Just before that killing, the image which we have seen on various news channels again and again, and it stays with us. It creates a sense of restlessness, a sense of disturbance. How to come to terms with it, and in what way words of President Barack Obama has helped us in finding a way out. One line which I felt is quite relevant in the scheme of the totality of things, where he gives importance to the act of building and not destroying being the key factor to determine the future. पर कुछ आदर्श बातों को लेकर जब हम अपने विश्वास को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो प्रक्रिया कैसी होती है, इसके बारे में और कुछ विषयों के बारे में हम बातचीत करेंगे। फिर एक बार मैं आपके साथ ये याद करूं कि आज का कार्यक्रम लाइव है, एंड आई एनकरेज यू टू शेयर योर व्यूज एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सॉ दिस हॉरिफाइंग इमेज ऑफ US जर्नलिस्ट जिम फॉले बीइंग किल्ड, स्टैंडिंग इन हेल्पलेस स्टेट नियर दिस man with black cover on his face. So let me open up first by welcoming my guest today, Dr. Rakesh Sharma. स्वागत है आपका. You have been a very keen student of history, and apart from helping your patients at ICU, so you know how it feels when somebody is in pain. So we'll talk about that aspect in the context of what we are discussing. Then I have the pleasure of welcoming Anand Ahuja ji, who is of course advocate, and he writes regularly in various newspapers too. And I have the pleasure of welcoming Shastri Jagdish Tripathi ji.
So let's begin with you, Dr. Rakesh. When you heard about this news and it was shown with such a horrifying image, 40-something young man served in Syria and he was in Iraq, and this happened. How that made you think? Mr. Vyas and all the people who are watching this show, my condolences to the family of Mr. Jim Foley. And it's not Mr. Jim Foley who was beheaded, but at the same time, all the other people who have been butchered in Syria, Iraq, are being butchered because they do not have same thinking as what we call leaders of ISIS. And that is very shameful act that one has to kill someone else who doesn't belong to your religion. And this has happened before. It's nothing new, but at this stage of our lives, where technology has advanced so much, if we are still behaving the way we behaved 1,000 years ago or 2,000 years ago, then it means some of the people have not progressed at all. So some of the people have not progressed at all, and that is a new threat in this new world. And as we remember Jim Foley, our heart goes out for him. And in one way, while in order to increase awareness about ALS, we have a bucket challenge taking round, which is comparatively in a lighter sort of fashion. And there are other people who have also encouraged their friends to take a picture with remembering Jim written on a poster and post it on web. Probably we'll be sharing some of those images with you shortly. And as we go towards that side, Anandji, why do you think this was conveyed to the world with the help of a video? And what is the intent behind this? First, of course, he was killed in such a gory fashion, and then they wanted the world to know and see how barbaric they are. Ashokji, first of all, thanks a lot for inviting me to be part of this panel and to participate in on such an important subject. Before I respond to your question, in your introductory remarks, you mentioned something about Manavata. It's not only this particular incident, but if you see all over the world, say for example, take Gaza, what's happening on our own border, Indo-Pakistan border, all over the world, the kind of atmosphere we are having today, it is poisonous, it's vicious. And I'm reminded of one old Urdu couplet, कि आँख जो कुछ देखती है लब पे ला सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे ला सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी. So we are actually with all this technology and whatever innovations we have today, as far as Manavata is concerned, we are still in dark age. Now coming back to your question, the very purpose of this gruesome act was to create a terror in the mind of masses, especially those who do not believe in the philosophy these ICS leaders or ICS members they believe in. So the purposefully that video was created and it was shown to the world that look here, if you do not follow us or if you try to stop us, this is going to be your fate. So the intention was very clear to create a terror in the mind of general masses. तो ये बहुत सही आपने संकेत पकड़ा इस सारे परिदृश्य में. टेररिस्ट टेरराइज करना चाहते हैं, वो डराना चाहते हैं और डराने के लिए हथियार के साथ साथ
इसे अगर आप सोशल मीडिया कहें, यूट्यूब कहें, जिस तरह से ज़्यादा लोगों तक वो अपनी क्रूएलिटी को पहुंचा सकते हैं, उसका भी वो उपयोग कर रहे हैं। सो नाउ आर दे सक्सीडिंग और there is something that can be done to prevent them from succeeding? Before we talk about that, I want to remember Jim Foley, who at late age, he was almost 35 or so when he took up this profession of journalism, and he happened to be at various dangerous spots. तो पहले वो सीरिया में भी एक बार पकड़े गए थे, और उसके बाद जो वो छूट कर आए तो जिस पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गुजारिश की, तो ही वॉज अ वेरी लाइट हार्टेड पर्सन। उन्होंने कहा कि मैं कुछ 36 घंटे वहाँ रहा था, बाद में तो मुझे वो एक कॉटेज में ले गए थे, सो वहाँ के बारे में संस्मरण पूछने हैं तो मैं बता दूंगा, बट बेसिकली ही वॉजंट टेकिंग इट टू हिज हार्ट एंड इट डिडंट डैम्पन हिज स्पिरिट, दैट इज़ व्हाई ही वेंट बैक टू इराक। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो जिससे मिलते हैं उससे एक अपनापन सा बन जाता है। ये जिम उस तरह का इंसान था, और जो उन्होंने कोशिश की कि अपनी बात अपने परिवार वालों तक पहुंचाएं, तो पत्र उनके कैप्टिव करने वालों ने भेजने नहीं दिए। तो एक जो छूट कर जाने वाले थे, उनको इन्होंने कहा कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको मेमोरी में रख के और मेरी माँ को फ़ोन पर बता देना। सो दैट लेटर which is based on what Jim told to his friend who was being released, वो कुछ समय पहले उनकी माँ द्वारा जो रिलीज़ किया गया है। इट ऑल्सो टेल्स अस कि हाउ ही वॉज कनेक्टेड विद हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, एंड ही रिमेंबर्ड ऑल दो स्मॉल थिंग्स विच वी ऑल्सो चेरिश एज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। यानी मैं ये बात सिर्फ इसलिए याद कर रहा हूँ कि जिम में, मुझ में, आप में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। वो एक उसी तरह का सीधा साधा हंसता खेलता इंसान था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं। और जिस तरह से वो गया है, उस बात को याद करना मुझे लगता है हमारे संवेदनशील बने रहने के लिए भी ज़रूरी है। तो इस बात को लेते हुए शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, जब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, तो आप इस सारे परिदृश्य को किस तरह से लेते हैं? आपको लगता है जो कुछ संदेश उन्होंने IS वालों ने, इस्लामिक स्टेट स्थापित करने वालों ने इसके द्वारा दिया है, उस संदेश की बात बाद में करें, पर ये स्थिति जब एक माँ के सामने है, एक भाई के सामने है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको आप कैसे सांत्वना दे सकते हैं? कैसे वो स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें? ये जो प्रश्न है बड़ा विलक्षण है, और मैं इसमें वो माँ की संवेदना क्या होगी तो माँ ही समझ सकती है, परंतु ये सिर्फ एक माँ के लिए मैसेज नहीं है। और हम जब इसको देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर हम ये देखेंगे कि वो एक पत्रकार हैं, और चूँकि मैं जिस परंपरा से संबंध रखता हूँ उस परंपरा की बातें करूँ तो हम लोगों ने रावण को राक्षस माना, और रावण तक एक बात रावण की सभा में कही जाती है कि नीति विरोध ना मारिए दूता। दूत, ये जो संदेश वाहक हैं, जो पत्रकार हैं, इनको कहना चाहिए दूत, संदेश वाहक। तो रावण की सभा में ये कहा जाता है कि दूत चाहे शत्रु का क्यों ना हो, और वह यदि आपके देश में है, आपके घर में है, तो उसका आपको सम्मान करना है। वास्तव में धर्म यह है, नीति के विरोध में जाकर के दूत का वध करना, किसी भी तरह उसका तिरस्कार करना भी वर्जित कहा गया हमारे संस्कारों में। तो यह मैसेज माँ की तरफ सिर्फ एक माँ को नहीं है, पूरे विश्व के चिंतन का विषय है। सारे विश्व की मानवता को चिंतन करना है कि हमें इससे निपटना कैसे है। और निपटने के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, और मैसेज इस तरह का है, ये संदेश ऐसा है, हम सबको वो देखना है उसकी मृत्यु में, जो वो पत्रकार हैं, जो संदेश वाहक हैं, उनकी इस दुर्घटना में हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं हम ही मारे जा रहे हैं। जब तक हम ये ना देखेंगे और समाज का हर एक वर्ग, हर एक राष्ट्र
का जो वो है प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उन सबको ये देखना है कि ये उनके साथ घट रहा है। जैसे मैं चूंकि आध्यात्मिक जगत से हूँ तो मैं एक भगवान बुद्ध के संस्मरण को लूँगा। बुद्ध निकलते हैं और वो देखते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई है और उसकी शव यात्रा निकल रही है, तो वो लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य। बुद्ध देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। उन्होंने कहा मृत्यु। उसके पहले उन्होंने मृत्यु देखी नहीं थी किसी की। उसकी मृत्यु को देख करके बुद्ध ने प्रश्न किया अपने मित्र और उनका जो साथी था कि ये क्यों हो गई। बोले सबकी होती है, आपकी भी मृत्यु होगी। तो बुद्ध ने उस शव में अपने शव को देख लिया। जो उनके साथ भविष्य में होगा, कुछ वर्षों, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 125 वर्ष, 90 वर्ष के बाद जो बुद्ध को होगा, उस शव में बुद्ध ने अपने आप को देखा और सोचा मुझे भी ये होना है। तो यह जो घटना है, यह जो प्रक्रिया, ये जो घटित हुई है, ये जो क्रूरता है, ये क्रूरता सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, ये वास्तव में मानवता के साथ हुई है। और संसार भर के सिर्फ अगर मैं कहूँ कि ये देश समझे कि वो जब हमारे ऊपर होगा तब हम देखेंगे, या कोई और लोग कहें कि हमारे ऊपर होगा तब हम सोचेंगे, चिंतन कर, ये बात ठीक नहीं है। ये बुद्ध की दृष्टि से सोचना होगा कि ये होगा, जैसे उसकी मृत्यु हुई है मेरी भी होगी। अगर हम उसमें जागरूक न हुए, हमने चिंतन न किया, तो सारे समुदाय को, सारे समाज को, सारे विश्व को इस घटना से चेतना जागृत करनी है और देखना है और उसके निराकरण, निवारण के उपाय सोचने हैं और उसमें जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है आपने बहुत सही बात कही। और ये जो अपराध हुआ है वो अगर मानवता के विरुद्ध अपराध हुआ है तो वो सभी का साझा है। उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ अंश इस तरह से क्रूरता के हत्थे चढ़ा है। पर भविष्य का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इस बारे में भी थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए ऐसी घटनाओं की, क्या सचमुच वैसी होती है या हम इसको और घटनाओं की तरह एक खबर मानते हुए भूल जाते हैं और फिर अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि हत्यारे सीधे सीधे हमारे घर के बाहर नहीं खड़े हैं। तो इसे अगर थ्रेट समझा जाए तो ये थ्रेट कितनी स्थूल रूप में इंटरप्रेट की जा रही है देशों के द्वारा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर वी कंटिन्यू, आई वांट टू शेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बराक ओबामा आफ्टर दिस न्यूज़ came, the murder of U.S. journalist James Foley. So with thanks to whitehouse.gov, here is President Barack Obama's statement. Good afternoon, everybody. Today, the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist group ISIL. Jim was a journalist, a son, a brother, and a friend. He reported from difficult and dangerous places, bearing witness to the lives of people a world away. He was taken hostage nearly 2 years ago in Syria, and he was courageously reporting at the time on the conflict there. Jim was taken from us in an act of violence that shocks the conscience of the entire world. He was 40 years old, one of 5 siblings, the son of a mom and dad who worked tirelessly for his release. Earlier today, I spoke to the Foleys and told them that we are all heartbroken at their loss and join them in honoring Jim and all that he did. Now, Jim Foley's life stands in stark contrast to his killers. Let's be clear about ISIL. They have rampaged across cities and villages, killing innocent, unarmed civilians in cowardly acts of violence. They abduct women and children and subject them to torture and rape and slavery. They have murdered Muslims, both Sunni and Shia, by the thousands. They target Christians and religious minorities, driving them from their homes, murdering them when they can.
for no other reason than they practice a different religion. They declared their ambition to commit genocide against an ancient people. So ISIL speaks for no religion. Their victims are overwhelmingly Muslim, and no faith teaches people to massacre innocents. No just God would stand for what they did yesterday and what they do every single day. ISIL has no ideology of any value to human beings. Their ideology is bankrupt. They may claim out of expediency that they are at war with the United States or the West, but the fact is they terrorize their neighbors and offer them nothing but an endless slavery to their empty vision and the collapse of any definition of civilized behavior. And people like this ultimately fail. They fail because the future is won by those who build and not destroy, and the world is shaped by people like Jim Foley and the overwhelming majority of humanity who are appalled by those who killed him. The United States of America will continue to do what we must do to protect our people. We will be vigilant and we will be relentless. When people harm Americans anywhere, we do what's necessary to see that justice is done, and we act against ISIL, standing alongside others. The people of Iraq, who with our support are taking the fight to ISIL, must continue coming together to expel these terrorists from their communities. The people of Syria, whose story Jim Foley told, do not deserve to live under the shadow of a tyrant or terrorists. They have our support in their pursuit of a future rooted in dignity. From governments and peoples across the Middle East, there has to be a common effort to extract this cancer so that it does not spread. There has to be a clear rejection of these kind of nihilistic ideologies. One thing we can all agree on is that a group like ISIL has no place in the 21st century. Friends and allies around the world, we share a common security and a common set of values that are rooted in the opposite of what we saw yesterday. And we will continue to confront this hateful terrorism and replace it with a sense of hope and civility. That's what Jim Foley stood for. A man who lived his work, who courageously told the stories of his fellow human beings, and who was liked and loved by friends and family. Today, the American people will all say a prayer for those who love Jim. All of us feel the ache of his absence. All of us mourn his loss. We keep in our prayers those other Americans who are separated from their families. We will do everything that we can to protect our people and the timeless values that we stand for. May God bless and keep Jim's memory, and may God bless the United States of America. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट। और आज हम याद कर रहे हैं जिम फॉली को। ग्रूसम मर्डर उनका हुआ और उसके बाद में जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, उनमें कुछ लोग सचमुच सहम गए, डर गए। जैसे कि हमारे साथी आनंद आहूजा बता रहे थे, दैट वाज वन ऑफ द इंटेंट फॉर विच दे रिलीज्ड दिस ग्रूसम killings video and images which have found way in various countries with the help of World Wide Web. Many questions remain unanswered. What kind of world are we going to inhabit now? हम बढ़ किस तरफ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में? आपके साथ बातचीत और हमारे पैनलिस्ट के साथ बातचीत का ये क्रम जारी रहेगा, एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू इनसाइड टुनाइट। बात कर रहे हैं हम मानवता की, बात कर रहे हैं हम संवेदना की। अगर आपके उंगली पर छोटी सी सुई चुभ जाए तो आपको बहुत दर्द होता है,
अगर कोई आपको गिरता हुआ दिखाई दे तो आप कोशिश करते हैं कि उसको गिरने से बचा लें। हम कोई अगर मुसीबत में है तो उसकी मदद करें, ये बात हमारे अंदर से नेचुरली आती है। वी आर मेड इन अ वे दैट वी वुड कम टू हेल्प समवन हु नीड्स आवर हेल्प। But of course, there are exceptions, and exceptions are so much and to such an extent, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा हाल ही में जब जिम फॉली को जिस तरह से मारा गया. In responding to that, President Barack Obama said people like ISIS ultimately fail because the future is won by those who build and not destroy. Now, looking at this statement from the historical point of view, I request the passionate student of history, Dr. Rakesh Sharma, how would you look at this statement in the light of what we have seen already in the past? Yes, Mr. Vyas, the problem is that whenever there's a sensational news, we all pay attention to it, and then after a short while, we forget. If I ask viewers, who was the last person or American beheaded few years ago, most of the people may not remember his name, but he was Mr. Daniel Pearl in Pakistan by Taliban and Al-Qaeda. If we go back in the history, people who have butchered masses or destroyed nations, whether it was Tamerlane or Ottoman Empire that killed thousands and thousands of Armenians, or whether it was Hitler or it was Stalin, or in recent memory, Saddam Hussein, all these people are extremely famous because somehow general public gets some kind of passion with the famous people, and they become famous because they have done bad things. Not too many people remember who invented the first radio or who invented penicillin. That's where the fault lies. Our society gets attracted to people who do wrong things. I'm not saying that everyone is like that, but somehow we need to destroy the memory of people who do wrong things. In this fashion, if we continue to remember these people forever, they become famous. We don't want to make them famous. We should erase the name of Hitler, Tamerlane, Ottoman Empire from our books, so that anybody who does wrong things is not remembered ever. No, but anybody who's done wrong thing, if he is not remembered, that means we are not remembering what he did wrong also. So in a way, this is kind of self-defeating system. Of course, they shouldn't be glorified, they shouldn't be seen as heroes, but you cannot sort of erase them. No, you can't erase them, but don't remember them as a powerful person, as someone who did something historical. These are not historical things or things that we should glorify. So moving towards Anandji, and I just read the statement of General Martin Dempsey, who after this incident, this act of crime against humanity, said that US will act if Islamic group threatens US. Now, someone would think if this is not threat, then what would be the threat? So the way you understand threat for your nation, sitting at the position of General Martin would of course be different because he has more information in front of him. But as a general citizen, one would think this is like a threat, and there is a need for America to do something about it. What would be your view? See, what he means by if they come after America, right now if you see they are confined in Iraq and Syria. Like Al-Qaeda had a direct attack on the United States, 9/11, we know that. So what he's trying to say is that if like Al-Qaeda, they make a direct attack on the United States or on a citizen of the United States, then they will, the United States will take action. The way it took action against Al-Qaeda, they went all the way after Osama bin Laden, they went all the way against Saddam Hussein.
So that's one thing. But before, I elaborate on that particular point, I actually don't agree with Rakesh Sharma, with you on that particular point. It's not that they are becoming famous. Number one, they are notorious, right? They are notorious because of the actions they took. Secondly, they have been losers. None of these tyrants eventually was a winner. If you see their fate, if you see Hitler's fate, what was his fate? You see Mussolini's fate, you say Saddam Hussein's fate. Saddam Hussein was eventually taken out from like a rat from a small hole, right? So they have met their fate, and as Ashokji said very rightly, it's not possible to erase their names from our history books, because they have said, whatever their actions are, they are basically a learning points for us. See, like Tripathi ji was mentioning about Ravan. Now, Ravan's name in history, when we talk about Ravan, we know Ram also. When there's a night, we know, when there's a darkness, we know there's a light also. So without darkness, there is no value of light, right? And I'll just make one more point. Like our President Barack Obama said that these ICS people, they are killing innocent children, innocent women, innocent people, they are being killed. And before the break, you mentioned कि हम किस तरफ जा रहे हैं. So again, I'm reminded of one short उर्दू कपलेट कि वो कहते हैं कि शान गुल और गुलिस्तान गिरी जाती है, शान गुल और गुलिस्तान गिरी जाती है, अज़मत धर्म और ईमान गिरी जाती है इसका नहीं गम, है इसका नहीं गम कि गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस की कीमतें इंसान गिरी जाती है. So today we are in a world where human beings are considered as least valuable commodity in this world. So now जहाँ से शेर की बात खत्म होती है कि इंसान की कीमत गिरी जाती है, तो इंसान की कीमत न गिरे इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सवाल लेके जब मैं शास्त्री जी की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो of course we cannot ignore the fact कि certain ideologies are probably more volatile in terms of emerging as threat for the humanity than others. Still there could be a way whereby हम ऐसा संसार बनाने की तरफ बढ़ें जहाँ पे आपसी समझ बेहतर हो. बट एक कॉमन मैन कभी कभी महसूस करता है कि वो हेल्पलेस सिचुएशन में, बिकॉज अगर कुछ पॉलिटिकली कहीं कुछ चीज़ हो रही है, it just affects them. And so in the light of all this, what do you think is the strength, क्या ताकत है एक आम आदमी की, क्या कर सकता है वो कि दुनिया का जो डायरेक्शन है वो और सेंसिटिव सा बने और ह्यूमन बीइंग्स केयर फॉर ईच अदर. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को याद करता हूँ जी. उन्होंने एक लाल किले से एक भाषण दिया था अभी पिछले दिनों, और उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में 1.25 करोड़ लोग रहते हैं और ये सब आम लोग हैं जी. 1.25 करोड़ लोग ये जिम्मेवारी ले लें कि उन्हें अपने अहाते, अपना आसपास का वातावरण, अपने घर का दरवाज़ा, घर द्वार स्वच्छ रखना है, तो पूरा भारतवर्ष एक दिन में, एक हफ्ते में स्वर्ग हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है. यही बात हर चीज़ में लागू होगी, हर एक आम मानव. हमें ये देखना है कि जो लोग आए हैं ये इतने ही बड़े नहीं थे, कभी बच्चे थे, और ये बने कैसे, इन्हें शिक्षाएं कहाँ से मिली. तो वास्तव में ये चिंतन का विषय है कि ये बनते कैसे हैं. ये कोई भी मनुष्य टेररिस्ट पैदा नहीं होता है. और मुझे याद है, मैं स्मरण करता हूँ और मैं अहोभाग्य मानता हूँ अपना कि जिस संस्कृति, जिस संस्कारों में, जिस परंपरा में मैंने जन्म लिया है, मैं कहूँगा कि हे ईश्वर, मुझे बार बार उसी धर्म में क्यों जन्म मिले. इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमने शुरुआत से, बचपन से हमारे गुरुजनों ने, हमारी माँ ने, हमारे सबने हमें प्रार्थनाएं भी सिखाई कि सुबह तुम्हें प्रार्थना करनी, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। फिर हमारे वेद के मंत्रों में देवहु शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति ही, औषधयः शांति, इस तरह के परिवेश में हम लोग पले हैं, बड़े हैं। तो हमें लगता है कि एक चींटी को मरते हुए देख करके हमारी संवेदनाएं उमड़ पड़ती हैं, लगता है उसकी संरक्षण करें। इसीलिए ये चिंतन करने का विषय है कि ये जन्मते कैसे हैं, ये पैदा कहाँ हो रहे हैं, और जिस तरह की बातें इन्हें पैदा करती हैं उन बातों पर जाकर के हमें कुछ करना होगा, समाज को कुछ करना होगा कि वो आता कहाँ से है, ये सब क्रिएट कैसे होते हैं, इनको बनाया कौन, बना कौन रहा है। इसलिए जो संस्कार, जी मैं आपको इंटरप्ट करूं एंड देन आई विल कम बैक टू यू, बिकॉज आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब न्यूयॉर्क में हाल ही में एक 5 एपिसोड सीरीज द इस्लामिक स्टेट, जो कि एंग्लो पैलेस्टीन जर्नलिस्ट मेडेन डेरिच ने बनाई है, उसको वाइस न्यूज़ ने यहाँ रिलीज़ किया था। तो उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यूज़ भी हैं, और उसमें बेसिक बात ये कहेगी कि दोज हु डोंट ओबे विल बी फोर्स्ड। एंड ही सेज इन वन ग्रूसम सीन, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया, द बॉडीज ऑफ सीरियन 17th डिवीजन सोल्जर्स किल्ड बाय द जिहादिस्ट ड्यूरिंग अ रीसेंट ऑफेंसिव आर डंप्ड ऑन द साइड वॉक। तो ये सारे विजुअल दिखाते हैं, एंड देयर सीवियर्ड हेड्स आर इम्पेल्ड ऑन गेट स्पाइक्स। तो ISIS का प्रेस ऑफिसर ये कहता है, जो कि वो फिल्म बहुत रेयर फुटेज उन्हें वहाँ परमिशन मिली जाने की, कि द इस्लामिक खलीफा हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एंड वी विल नॉट स्टॉप। और इसमें 9 साल के बच्चे भी हैं, 15 साल से कम उम्र के। एक बात मैं कहूँगा, मैं फिर से याद करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को। एक लाइन पहले की तो विस्मृत होती है, पर वो कहते हैं कि उग्रवादियों या उस तरह के लोगों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खरा होता है। और ये बात इसलिए कही जा रही है कि वास्तव में जहाँ इस तरह के लोग हैं, आप देखिए वो जो देश हैं वो इस्लामिक राष्ट्र ही हैं, उन्हीं के, वो उन्होंने अपने घरों को ही नरक बना दिया। वहाँ उनकी ही कौम क्या सुख में है, शांति में है। तो औरों के घर जब आप आग लगाने जाते हैं तो अपने घर में ही वो पहले खरा हो जाता है। तो ये जो सद्बुद्धि है, ये जो विचार है, ये उस तरह की मानसिकता वाले लोगों को समझनी होगी। और जब तक वो ये नहीं समझते हैं तब तक न वो सुखी हैं, न किसी को सुखी होने देंगे। तो वो तो उस तरह की बात है ना कि हम भी नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाने देंगे, हम भी अशांत रहेंगे तो मैं भी अशांत करेंगे। तो किसी को अशांत करके, मैं कभी कभी मैं अपनी बात कहा करता हूँ, यदि आप किसी को गाली भी देते हैं, गाली देने के लिए पहले आपको क्रोधित होना है, पहले अपने आप को जलाना है, तब आप कहीं गुस्सा होकर के किसी को गाली देंगे। अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारने से पहले अपने आप को कितना अशांत करना होगा आपको, तब आप थप्पड़ मार पाते हैं। किसी को मारने किससे पहले आप में मनुष्यता रह कहाँ जाती है। तो इसलिए ये चिंतन और ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं सही विचारधारा के प्रसार से, प्रचार से। जैसा शर्मा जी ने अभी कहा था कि हमें सारे विश्व में वो जो भाईचारे का, वो जो करुणा का, वो जो सद्भाव का, वो जो प्रेम का संदेश, यदि वो सब तक पहुँचे और वो ये समझ जाएं, तो मुझे लगता है कि समस्या समाधान हो सकती है। बाकी उनको ये समझना होगा कि वो इस तरह की विचारधारा कोई धर्म की हो नहीं सकती है, और न कोई धर्म इस तरह की विचारधारा को कर सकता है जो मैं मानता हूँ। और यदि ये कहता है तो मैं उसको धर्म मानूंगा नहीं। अगर इस तरह की विचारधारा को कोई कह रहा है तो उसको धर्म मानना जरा कठिन होता है। आप ही की बात को बराक ओबामा जी ने भी जो कहा था, उन्होंने कहा था नो जस्ट गॉड वुड स्टैंड फॉर व्हाट दे डिड यस्टरडे एंड व्हाट दे डू एवरी सिंगल डे। सो ये बात ठीक है। बात हम करते हैं पॉजिटिव रोल मॉडल्स की, और उसको लेकर राकेश जी जब आप बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जिन्होंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें हम इतनी ज़्यादा रिकग्निशन दे देते हैं, तो अभी जब आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आपको ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी लगती है, अगर पीछे जाना चाहें जो अब शरीर रूप में नहीं, उनमें भी, जिसके साथ आपको लगता है कि इंसानियत का, शांति का, मानवता का संदेश इफेक्टिवली जाता है?
I think the biggest example would be Dalai Lama. If you look at all the famous people in the last 30, 40 years, Dalai Lama is the unique personality that can spread the word of peace among all the faiths. And he's a non-political person and liked by everyone, whether you are in Western society or Eastern society. Except China. Except China, that's right. And China is one of the superpowers nowadays. That's right. So he's one of the people who can spread this kind of message to everyone. I'm Hindu, but at the same time, I have a lot of respect for Dalai Lama. And coming back to what America's role should be in ISIS or in Middle East, I think we have made a major mistake in the last 50, 60 years. Somehow we all have taken it for granted that America or United States is policeman of rest of the world. And US doesn't have to be. You just cannot spend all your energy trying to improve the rest of the world. It should be a very combined effort by lots of countries. And what mistake we have made is that we have created United Nations, but United Nations has no role at all. Instead of having Russia and other powerful countries on our side, we have put Russia in another corner. And now we are trying to fight a war against those people who are bent upon destroying the world. And USA alone cannot do everything, and I don't expect USA to do everything. It has been doing lots of good things around the globe. I think we all need to step in. When I say we, means all the countries, small or big, and there should be bipartisan United Nations, not controlled by one country, and let United Nations be the last word in. I just think of another thing when you mention that other countries should also do their participation should be there. तो जो कुछ सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, उसके बाद में जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उनकी तरफ से जैसी रिएक्शन इसके अगेंस्ट में होनी चाहिए थी, जितनी इफेक्टिव वॉइस उन्होंने रेज करनी चाहिए थी, क्या आनंद जी आपको लगता है उन्होंने की? और अगर नहीं की तो आपको क्या लगता है क्या उसका कारण हो सकता है? See, one of the reasons for that is, first of all, as far as United States' role is concerned, I think United States provided a lead, but there were other countries also, like in Afghanistan, in Iraq, there are so many other countries were also involved. But one of the reasons for that is that a lot of these activities are being done on the name of religion. So when religion is yoked with politics, it becomes a very dangerous portion. So possibly those countries or masses in general in those countries, they have not condemned it because majority in those countries is of Sunnis. And ICSI is controlled by Sunnis. They are hardcore Sunnis, and their feelings are that probably, especially in Iraq, that Sunnis are being tortured, exploited by a minority Shia government. So this could be, number one, a sort of sympathy for those Sunnis, but at the same time, they are not openly supporting those ICS because they have alignment with Western countries. So at this particular time, I believe that they probably thought diplomacy is the best policy, that do diplomatically handle it. Neither you support ICS actions, nor you condemn them. So let's remain neutral and let's watch this gory game and see what direction it takes place. No, looking at the direction, and sometimes if we delay in deciding, that might also be detrimental to our own cause. And जिस तरह से एक कन्फ्यूजन की स्टेट रही है, तो कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिटेन में रेडिकल इस्लामिस्ट का नंबर बढ़ता गया है, और वीडियो में जो आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जिसने
जिम फॉली को मारा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश एक्सेंट है ऐसा लगता है, एंड देन दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि ये कौन हो सकता है. सो नाउ बिफोर आई गो टुवर्ड्स शास्त्री जी, डॉक्टर राकेश, व्हाट डू यू थिंक यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह के रेडिकल इस्लामिस्ट के बढ़ने का, या ये जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतने नए नए रिक्रूट्स वो वहाँ पे कर पाते हैं, क्या कारण हो सकता है? ऑफ कोर्स यू डोंट नो इन डेप्थ, एंड हाउ दिस कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग फर्दर. Okay, before I answer that question, I just want to correct you. In Iraq, actually, Sunnis are in minority, not Shiites. Shiites are in majority, and that's number one. That's why Sunnis are mad that they had power through Saddam Hussein for quite some time, and now Shiites are in power, which is perhaps okay because they are in majority. The reason European countries are different from US, Europe has been closer to Middle East, and at some point, Europe or part of Europe was also controlled by Muslim forces or Ottoman Empire. If you look at Kosovo, Yugoslavia, part of Yugoslavia or ex-Yugoslavia, it was controlled by Ottoman Empire, and that's why in Bosnia-Herzegovina you have majority Muslim population. At one point, even Spain was controlled by Muslim forces. What Europeans did was they opened their doors after World War II, especially Germany. They needed to build their country, and they needed cheap labor and someone who was willing to come and work. So they had lots of Turkish people come and work there. If you look at 9/11, some of the people who participated in 9/11 were actually based in Germany, although they were Egyptians or Saudi Arabians, but this is what mistake Germany had made. And luckily for France, they are one step ahead. In France is the only country where women are not allowed to cover their head in public. In US you can, in most of the countries you can, but not in France. In Europe, they have been quite liberal, and if you look at the recent statistics of Syrian foreign fighters, there are about 12,000 Western fighters who are fighting in Syria against Syrian government, and out of that, majority, these are all people who have either UK passport holders or German passport holder or French. There are about 500 people from United Kingdom, 700 from France, 300 from Germany, and about 100 people from US. These are the people who were either born here or they came to these countries and took citizenship. They went back to Syria. Just to get the sum of what you're saying, probably they need to analyze their policy in terms of how they interpret. I think you are looking at some of the traces from the historical influence that has been there, but presently the way they are conducting the business, probably they need to reevaluate that. Yeah, I would like to actually add, if you see today in the world, there are 1.6 billion Muslims. In United States, it's the third largest religion after Christianity and Judaism. Islam comes at number 3. It's not only in the Europe, but in the United States also, Islam is the fastest growing religion today. And among so many other reasons, the primary reason for that is that if you see the kind of vices Western society has developed, drugs, alcoholism, teenage pregnancies, all those things, there's a complete extreme, if you see there are two, one side there's too liberal society, the other side is a society which puts a lot of emphasis on those moral values. So a lot of American families or Western families, when they see those vices in their culture, they get attracted to Islam. That's why if you see a lot of homegrown terrorists, why they have sympathies for Anand, looking at the time limit, and I don't know, there are many things that are opening up, but I just want for a quick 1 minute, Shastri ji, to conclude for us today. निवेदन आपसे ये है कि कई बार ऐसे लोग जो सच्चे हैं
या जो पूरी मानवता के लिए अच्छा चाहते हैं, वो लोग उतनी शक्ति के साथ और संगठित होकर काम नहीं करते हैं, ऐसा लगता है। नहीं, वो लगता है। मैं डॉक्टर साहब की बात से का समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो पहले बात कही थी, होता ये है कि जो उस तरह के उग्रवादी लोग हैं उनके बारे में खूब चर्चा हो। जैसे मैं आप आज का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये घटना घटी है तो ये शो हो रहा है, उसके बारे में चर्चा हो रही है कि ये है, पर क्या न्यूयॉर्क में कुछ शांति प्रिय, कुछ अच्छे संदेश देने वाले, कुछ ऐसे संत जो त्याग करके, चाहे वो किसी भी रिलीजन की, क्या इस तरह के लोग नहीं हैं? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने किसी के लिए बलिदान दिया हो, किसी को बचाने के लिए अपने को खतरे में डाला? उस संदर्भ में क्या चर्चाएं होती हैं? तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है। तो अभी समाज के हर एक वर्ग को ये देखना होगा और उसको आगे लाना होगा। उस तरह के त्यागियों को, तपस्वियों को और समाज के सुधारकों के संदर्भ में चर्चा करनी होगी, और उस तरह की चर्चा करके हमें पॉजिटिव जो चीज़ें हैं समाज की वो लानी होगी, समाज के सामने रखनी होगी, उसका प्रचार प्रसार करना होगा। तो स्वाभाविक है कि वो हो सकता है। तो मैं फिर एक बार आज के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं यूएस जर्नलिस्ट जिम फॉली को, और जिस तरह से वो हमारे बीच से गए, वो निश्चित रूप से चिंता की बात भी है, दुख की बात भी है, हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ और ऐसे सारे लोगों के साथ जो समर्पित होकर अपना कार्य करते हैं और इस तरह की स्थिति को पहुंचते हैं, ऐसा न हो। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा, जो अच्छा और सच्चा काम करने वाले हैं उनकी बात भी और आगे जाए। विषय बहुत विस्तृत है और बहुत सारे चिंतन की मांग करता है, पर इस दिशा में हमें आगे ले जाने में सहायता करने के लिए शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी का, डॉक्टर राकेश शर्मा जी का और आनंद आहूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। अगले सोमवार इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।